नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से बाढ़ आ गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने के बाद बाढ़ से लोग बेहाल हो गए। यहां की गलियों में बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से भर गया और कारें तिनके की तरह बहने लगी। इस वजह से कई कारों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। कोई गाड़ी नहीं है। महाराष्ट्र में रायगढ़, मुरुड और अलीबाग में लगातार हो रही बारिश से नदियों में बाढ़ आ गई। कई जगहों पर छोटे पुल धराशायी हो गए। साथ ही कुछ गाड़ियां बाढ़ में बह गईं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बावजूद बीजेपी ने जोरदार विरोध जाहिर किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। तमिलनाडु के चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल खरीदने के लिए एक बैंक में लोन लेकर आवेदन देकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए बैलगाड़ी पर प्रदर्शन किया। वापस लो, वापस लो, वापस लो। भ्रष्टाचारी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के टीकरी कलां पीवीसी मार्केट के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 40 गाड़ियों ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली गई। यात्रा पर कई तरह की पाबंदियां लगाए जाने के बावजूद यहां रौनक देखने को मिली। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को भाग नहीं लेने दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में 2 साल के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की। इस मौके पर अमित शाह ने मंदिर के हाथी को अपने हाथ से भोग लगाया। कोरोना महामारी की पाबंदियों के बीच कोलकाता में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी द्वारा भेजे गए भोग को पार्टी के नेता सुब्रत बख्शी इस्कॉन मंदिर लेकर पहुंचे। सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भेजे भोग के साथ 556 तरीके का भोग लगाया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के एक प्रशंसक अक्षय साल्वे ने अपनी पीठ पर उनका टैटू बनवाया है। शरद पवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अक्षय साल्वे की तारीफ की। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से कोहराम मच गया। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर अचानक से बहुत बढ़ गया और पानी की तेज लहर ने तबाही मचा दी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर धर्मशाला के चेतरू इलाके में देखने को मिला, जहां उफनती नदी अपने साथ कई मकानों और दुकानों को बहा कर ले गई। पानी के तेज रफ्तार के आगे सब कुछ तिनकों की तरह बह गया और लोग दहशत में भर गए। 1, 2, 3, 4 और 10 दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली। 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे यहाँ, बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, चले गए, आधे चले गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। गनीमत ये थी कि मकानों में रहने वाले लोगों को वक्त रहते वहां से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन चिंता इस बात की है कि पानी की ये लहर कई मकानों को डैमेज कर चुकी है और देर सवेर वो मकान भी बह जाएंगे। यहाँ पर कुछ एक दुकानें और कुछ घर जो है यहाँ पर बह गए हैं और अभी प्रशासन के साथ यहाँ पर आए हूँ। मौके पे हमारे एसडीएम साहब हैं और साथ में अन्य अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इतना भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जितना भी नुकसान हुआ है इनको कोई ना कोई रिलीफ के माध्यम से हम लोग राहत जरूर पहुँचाएंगे। धर्मशाला में बादल फटने के बाद ये मंजर सामने आया। तेज बारिश की वजह से माझी नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके बाद शोर करता हुआ पानी तेजी से आगे बढ़ा।
इलाके में नदी के रौद्र रूप को देखते हुए लोगों को सतर्क कर दिया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन नदी लोगों को फिर भी डरा रही है। इसी तरह धर्मशाला के मशहूर पर्यटन स्थल भागसूनाग में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नाले में पानी का तेज बहाव अपने साथ कई गाड़ियां बहा कर ले गया। इसके साथ ही कई मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से इलाके की नदी और नालों में पानी तेज रफ्तार से बह रहा है और ऐसे में प्रशासन सतर्क है कि जान माल का नुकसान न हो। लेकिन मुश्किल सिर्फ धर्मशाला में नहीं है। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन कुल्लू के बजोरा इलाके में डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां मलबे में दब गई। जेसीबी मशीन की मदद से इन गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला गया। हालांकि राहत बस इतनी है कि किसी की जान नहीं गई। अचानक लैंडस्लाइड होने से पहाड़ के आसपास खड़ी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। कुल्लू में तेज बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी बेहद तेज रफ्तार से बह रहा है। कई जगहों पर आसपास पानी इलाकों में घुस गया है, जिस पर जिला प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी। और वहीं उत्तराखंड में भी तेज बारिश कहर ढा रही है। चमोली में इसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया और बद्रीनाथ हाईवे नंबर 7 पूरी तरह से बंद हो गया। तेजी से नीचे आ रहे पानी ने चट्टानों को तोड़ दिया और सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों को एक तरफ ही रोक देना पड़ा। पहाड़ से पानी की तेज धार नीचे की ओर आने से आगे भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से बाढ़ आ गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटने से बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। इससे मध्य कश्मीर के कई घरों में पानी घुस गया। इसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव काम चलाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर ढेर सारा मलबा जमा हो गया। इस वजह से गांदरबल श्रीनगर रोड जाम हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर पैदा हो गया। उसके बाद लैंडस्लाइड में कार मलबे में फंस गई। कार को मलबे से निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक कार बह गई। दिल्ली में पानी का संकट गहरा सकता है, लेकिन उससे पहले पानी के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा की ओर से पानी रोके जाने की वजह से दिल्ली में पानी की कमी हुई है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है। पानी की यह सियासी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि पानी की कमी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछार ही करनी पड़ी। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के घर की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सियासी वजहों से पानी की बर्बादी की तस्वीर अपनी जगह है और दिल्ली वालों के सामने पानी का संकट अपनी जगह है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। पानी की किल्लत कब से है? अगर हम बात करें अभी 3-4 दिनों से या एक हफ्ते से 10 दिन कब से? हफ्ते 10 दिन से किल्लत लगातार चल रही है। हाँ। पानी बहुत ही कम आता है, जो आता है मतलब वो भी लाल आता है। तो हम लोग बाहर से जाते हैं पानी लेने के लिए और हमने स्टॉक भी कर रखा है, ला के स्टॉक करते हैं। देखा मैं हर घर के बाहर आप देखेंगे हाँ। तो टैंकर या बोतल पड़ी हुई है। हफ्ते 10 दिन के लिए हमने स्टॉक करना पड़ता है कि भैया इसी में काम चलेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। यहाँ तो आता ही नहीं, बिल्कुल आएगा तो बिल्कुल गंदा पानी आएगा। ये इलाके नई दिल्ली के हैं, जहाँ बस्तियों में पानी की भारी कमी है। लोगों ने डिब्बों और गैलन में पानी जमा करके रखा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि पानी कब आएगा। महिलाएं बेबस नजर आईं और घर के बुजुर्ग ऐसे हालात पर नाराज हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा कि इस शहर में पानी तक भी मयस्सर क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब कायदे से केजरीवाल सरकार को ही देना है, लेकिन उनका साफ कहना है कि यमुना में हरियाणा से आने वाली पानी की कटौती कर दी गई है। हालात देखने और दिखाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा वजीराबाद प्लांट पहुंचे, जहां यमुना नदी में पानी बेहद कम नजर आया। ये रिवरबेड सूख गया है। ये पानी यहाँ तक भरा होना चाहिए था 7.5 फीट ऊपर तक, लेकिन आज यहाँ पर आप क्रिकेट, हॉकी और गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा ने
दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है। उस समय की आबादी के आधार पे जो हरियाणा को आपने निर्देश दिए थे कि दिल्ली को इतना पानी देना है यमुना नदी का, आज उसमें से भी 120 MGD 120 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन का पानी हरियाणा ने रोक लिया है, जिसके चलते दिल्ली में त्राहिमाम की स्थिति हो गई है। जबकि हरियाणा सरकार का दो टूक जवाब है कि पिछले 7 साल में ऐसा कोई एक दिन भी नहीं रहा जब दिल्ली को आवंटित कोटे के पानी से कम दिया गया हो। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी की दलील भी सुनने लायक है। आंगन टेढ़ा, जब आपको पानी दिया जा रहा है, हरियाणा ने पिछले 7 वर्षों में जितना पानी दे रहा था उससे 1 लोटा पानी कम नहीं किया है। ये बिल्कुल झूठ है। ये अपनी निकम्मेपन को बचाने के लिए, निकम्मेपन से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के चंद्रवल, वजीराबाद और ओखला जैसे प्लांट्स में उत्पादन घट गया है। दिल्ली में कुल उत्पादन 245 MGD से घटकर 150 MGD रह गया है और संकेत है कि हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली पानी के लिए तरस सकती है। उधर दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और इस पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। ट्विटर ने IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। ट्विटर ने आज नए IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि इस बारे में ट्विटर की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। मुंबई के अल्टामाउंट रोड स्थित पृथ्वी अपार्टमेंट में कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद BMC ने बिल्डिंग को सील कर दिया। इसी बिल्डिंग में सुनील शेट्टी का घर है। हालांकि सुनील शेट्टी का परिवार सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में 3 संदिग्ध लोग BSF की ड्रेस में देखे गए। इसके बाद पुलिस ने इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया। महाराष्ट्र में पालघर के चिंचणी बीच पर शराब के नशे में एक शख्स ने पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शख्स को रोका था, जिसके बाद वो मारपीट करने लगा। टेस्ट किया, सगळ्यांचे टेस्ट करा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी और लोकसभा में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव नरूला ने 5G टेस्टिंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला का केस खारिज किए जाने से संबंधित उनके आवेदन पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस वजह से मामले की सुनवाई अब 29 जुलाई तक टाल दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गोवा के दौरे पर जाएंगे। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि तटीय राज्य में गंदी राजनीति बहुत हो चुकी और अब वो बदलाव चाहते हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने जमकर तारीफ की। उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे वो हमें अपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों के लिए दे दें। यूपी में गाजियाबाद के मुरादनगर में एक युवक की हत्या के मामले में बीएसपी के पूर्व विधायक और उनके 2 भतीजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूर्व विधायक के उकसाने पर उनके भतीजे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। महिला के साथ चारों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यूपी एटीएस ने काकोरी के दुबग्गा से पकड़े गए दोनों आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया। अलकायदा से जुड़े दोनों आतंकियों मिन्हाज और मुशीर की यूपी एटीएस को 14 दिन की रिमांड मिल गई है। माना जा रहा है कि अब 14 दिनों में एटीएस इन आतंकियों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे कर सकती है। 26 जुलाई तक अब ये आतंकी जेल में ही रहेंगे। रिमांड के दौरान यूपी एटीएस के अलावा दिल्ली स्पेशल सेल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इन आतंकियों से पूछताछ कर सकती हैं। हमें सजग रहना पड़ेगा। अलकायदा एक विश्व का जाना माना आतंकी संगठन है और उसका स्लीपर सेल के बारे में सूचना तंत्र डेवलप किया गया था और फिर उसके बाद ये कल 2 लोग उनके पकड़े गए हैं। लेकिन अभी काफ़ी काम इसमें बाकी है। इनको रिमांड पे लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और इनके जो साथी हैं जिन्होंने इनको रेडिकलाइज किया और या फिर जो और इनके साथ रहें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। व्यक्तियों को जिनका नाम क्रमशः मिनाज और नसीरुद्दीन है, उनको आज सक्षम न्यायालय जो कि NIA और ATS की स्पेशल कोर्ट है,
वहाँ प्रस्तुत किया गया तथा इन दोनों व्यक्तियों की 14 दिन की रिमांड पुलिस ने सीख की थी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकृत कर दिया है। लेकिन इस बीच यूपी एटीएस को कई चौंकाने वाली जानकारियां और कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। एटीएस को अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की जगह के नक्शे इन आतंकियों के पास से मिले हैं। इतना ही नहीं, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के नक्शे भी एटीएस को इनके पास से बरामद हुए। यूपी के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल्स भी गिरफ्तार की गए इन आतंकियों के पास से बरामद की गई। इनमें गोरखपुर के भी एक इलाके की डिटेल्स शामिल है। एटीएस को टेलीग्राम वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल पर चैटिंग भी मिली है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकी इंटरनेट के जरिए अलकायदा के संपर्क में आए थे और दोनों अलकायदा के उमर हलमंडी से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी के जरिए भी बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले सिर्फ 3000 रुपए में इन्होंने प्रेशर कुकर बम तैयार कर दिया था। इस मामले की जांच के लिए एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ एटीएस ने कानपुर से भी 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अलकायदा की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकियों के निशाने पर यह धार्मिक शहर होने का खुलासा हुआ है, इसीलिए इन इलाकों में, इन शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कृष्ण जन्मभूमि के आसपास होटल और गेस्ट हाउस की पुलिस चेकिंग कर रही है और संदिग्ध लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वाराणसी में भी रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी लखनऊ में कल पकड़े गए 2 आतंकवादियों के गिरफ्तारी के बाद अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। यह अयोध्या का प्रवेश द्वार है और अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनकी सघन तलाशी ली जा रही है। जितनी भी गाड़ियां यहां आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, बाकायदा चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही अयोध्या नगरी में प्रवेश दिया जा रहा है। जो मठ मंदिर है वहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और उसी के साथ साथ जितने भी प्रवेश द्वार हैं अयोध्या के, उन सबको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है और यहाँ से अयोध्या नगरी में आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी वाहन हैं उनको तलाशी के बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अलकायदा की साजिश का पर्दाफाश करने में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इस बीच सियासत भी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर यकीन करने से इनकार किया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता के बीच और बेचैनी बढ़े। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, आतंकी साजिश को नाकाम किया है, इसलिए आपको भी सुरक्षित किया है, हमें भी सुरक्षित किया है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी आतंकियों से सुरक्षित करने का काम हमारी एजेंसियों ने किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। और वक्त एक ब्रेक का है, लौट रहे हैं फौरन वापस।